हेलो दोस्तों, नमस्कार करते हैं आप एक बार फिर से हमारे चैनल साहिल से मराजपुरा पर। आज की इस वीडियो में हम एसएससी, सीडीएस, चाहे जो भी इंडियन गवर्नमेंट का एग्जाम्स होते हैं, जो किसी भी एग्जाम के लिए कंप्लीट इंडियन पॉलिटी हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। मैं खुद के नोट से आपको ये सब क्लियर करवाऊंगा, कवर करवाऊंगा और बनी रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडियन पॉलिटी की बात करें, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन पॉलिटी शुरू होती है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। सबसे पहले फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, देखो दोस्तों, इसमें वन लाइनर आपको सब कुछ मिलेगा, बट आपको कैप्शन ऑन करने पड़ेंगे ताकि आपको रिटर्न में सब कुछ मटेरियल स्क्रीन पर दिखता रहे। सबसे पहले बात करें आइडिया, कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया सबसे पहले किसने दिया? एम एन रॉय ने। इनको हम पायनियर कह सकते हैं कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, एम एन रॉय। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया and set up on 16th May 1946 in accordance with the cabinet mission plan under the chairmanship of सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जी की चेयरमैनशिप के अंडर कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग 16 मई 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फ्रेम की जाती है, या कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा, जिसके चेयरमैन थे सच्चिदानंद सिन्हा। इनिशियली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मतलब सच्चिदानंद सिन्हा जी इनिशियली इनके चेयरमैन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे और एच सी मुखर्जी थे। इनको प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट रिस्पेक्टिवली, मतलब सच्चिदानंद सिन्हा जी चेयरमैन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्रेसिडेंट थे और एच सी मुखर्जी वाइस प्रेसिडेंट रहे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के ऑन 11 दिसंबर 1946 को। बी एन राव, इनको कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर अपॉइंट किया गया था। अब टोटल मेंबरशिप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो थी उस वक्त 389 थी, और इन 389 में से 292 रिप्रेजेंटेटिव जो थे ब्रिटिश स्टेट्स के थे, 93 रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो प्रिंसली स्टेट्स के थे, एंड 4 रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो चीफ कमिश्नर्स थे फ्रॉम द प्रोविंसेस ऑफ दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कॉर्क एंड ब्रिटिश बलूचिस्तान। तो टोटल आउट कितने मेंबर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में? 389 मेंबर्स थे। अब द चेयरमैन जो थी ड्राफ्टिंग कमीशन के, वो थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर, जिनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा कॉन्स्टिट्यूशन को पूर्ण रूप करने में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट करने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा था। सम ऑफ द प्रोविजंस वो सिटीजनशिप से रिलेटेड थी, इलेक्शन से रिलेटेड थी, प्रोविजनल पार्लियामेंट से रिलेटेड थी, और बाकी जो थी वो इमीडिएट इफेक्ट में लाई गई। कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया जाता है। वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या था? प्रेम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे, और इन 395 आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स 8 शेड्यूल्स में डिवाइड किया गया था उस वक्त की बात करें। न प्रेजेंटली बात करें, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल से भी ज्यादा आर्टिकल हैं, और इनको 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स में डिवाइड किया गया है। नाउ एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी तक इसको डिले कर दिया गया। ठीक है, 26 जनवरी तक इसको डिले कर दिया गया, मतलब 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया, लेकिन इसकी एनफोर्समेंट को डिले करके 26 जनवरी तक रखा गया, क्योंकि 1929 में 26 जनवरी वाला दिन वो दिन था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी। लाहौर सेशन था तब, जिसके चेयरपर्सन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जेएल नेहरू जी थे। कॉन्स्टिट्यूशन कब फोर्स में आता है? कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को फोर्स में आता है, और इस दिन को रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया की तरह सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया इसको नाम दिया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे नेशनल फ्लैग को 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया, नेशनल फ्लैग को। इट वाज डिजाइन बाय पिंगली वेंकैया जी ने नेशनल फ्लैग को डिजाइन किया था, और जिस नेशनल फ्लैग को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया। नेक्स्ट हम इंटरिम गवर्नमेंट की बात करते हैं जो 1946 में बनी थी। इंटरिम गवर्नमेंट जो थी उसके कुछ मेंबर्स हैं, और कौन कौन से पोर्टफोलियोज को वो हेल्ड करते थे उसके बारे में बताता हूं। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी की बात करते हैं, तो पंडित जी जो थे वो एक्सटर्नल अफेयर्स और कॉमनवेल्थ रिलेशंस के पोर्टफोलियो को देख करते थे, या उसके हेड थे। नेक्स्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल जी,
सरदार वल्लभ भाई पटेल जी होम इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग को हेल्प करते थे। नेक्स्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी फूड एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे। नेक्स्ट डॉक्टर मित्तल जी जो थे वो इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज के मिनिस्टर थे। उसके बाद जगजीवन राम जी वो लेबर मिनिस्टर थे। उसके बाद सरदार बलदेव सिंह जी जो डिफेंस मिनिस्टर, मतलब डिफेंस का पोर्टफोलियो हेल्प करते थे। उसके बाद चौधरी भाभा, CH भाभा जिनको बोलते हैं, वर्क्स माइंस एंड पावर से रिलेटेड थे। नेक्स्ट लियाकत अली खान जो फाइनेंस पोर्टफोलियो को हेल्प करते थे। उसके बाद अब्दुल रैब निस्तार जो पोस्ट एंड एयर से रिलेटेड थे। फिर असफ अली जी रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड। फिर C राजगोपालचारी जी एजुकेशन एंड आर्ट्स के रिलेटेड थे। उसके बाद चुंद्रीकर जी थे वो कॉमर्स से रिलेटेड थे। फिर गजनफर अली खान जो हेल्थ से रिलेटेड थे। उसके बाद जोगिंदर नाथ मंडल जी जो लॉ पोर्टफोलियो से रिलेटेड थे। तो जो इंटरिम गवर्नमेंट 1946 के मेंबर्स हो उसके पोर्टफोलियो कौन कौन से हेल्प करते उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। एक नोट कर लीजिए, इंटरिम गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द न्यूली इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। जब न्यू मतलब न्यू वाली कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जब इलेक्ट की गई उसी में से बंदे चुने थे, मिनिस्टर्स को चुना, रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना, तो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी। नेक्स्ट हम प्रीएम्बल की बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इंडियन पॉलिटी में। हर एक एग्जाम में आपको कोई ना कोई क्वेश्चंस मैं बोल सकता हूं आपको 2 से 4 क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, चाहे वो एसएससी सीपीओ का एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, एसएससी जीडी का एग्जाम हो, एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हो, एनडीए का एग्जाम हो, सीडीएस का एग्जाम हो, एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको प्रीएम्बल से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं। प्रीएम्बल की बात करें, प्रीएम्बल क्या है? इट इज द प्रीफेस ऑफ द इंट्रोडक्शन, या हम कह सकते हैं या तो प्रीफेस है कॉन्स्टिट्यूशन का, या हम कह सकते हैं इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्पिरिट ऑफ द प्रीएम्बल। कॉन्स्टिट्यूशन की जो इंटरप्रिटेशन की है, जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन आके डिफाइन किया गया है टोटली, वो किस पे बेस है? वो प्रीएम्बल की स्पिरिट के ऊपर बेस है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आता है इसमें। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को ड्राफ्ट किया गया और मूव किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, और इसको अडॉप्ट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। अल्टीमेटली यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाद में जाकर के प्रीएम्बल का नाम लेता है या प्रीएम्बल बनता है। आइडिया प्रीएम्बल का कहां से लिया गया? आइडिया ऑफ प्रीएम्बल वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से प्रीएम्बल की आइडिया को बोरो किया था। जो वर्ड्स जो थे सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, उसको ऐड किया गया प्रीएम्बल में अकॉर्डिंग टू द एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। तो मेरे पीसी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, एक सेकंड के लिए रुकिए। चलिए दोस्तों शुरू करें फिर से। अब प्रीएम्बल के बारे में बात करते हैं। प्रीएम्बल क्या है? प्रीएम्बल में क्या लिखा है मैं एक बार आपको पढ़ के दिखाता हूं। प्रीएम्बल में लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity and to promote among them all, fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constitution Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया है। अब हम बोलते हैं, अब हम नेक्स्ट हम शुरू करेंगे, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन के क्या सोर्सेस है, कहां से लिया, कैसे बना, ये सब उसके बारे में बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में जरूर बताएं अगर हमसे कोई गलती हो रही हो बीच में या कुछ मिस्टेकन पॉइंट्स हो तो थोड़ा सा देख लीजिए आप खुद भी। तो यूके से हमने क्या लिया? यूके से हमने लिया रूल ऑफ लॉ, कैबिनेट सिस्टम, प्रीरोगेटिव रिट्स, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट,
बाइकैमरल पार्लियामेंट, कैग ऑफिस, सिटीजन सिंगल सिटीजनशिप और लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स, ये सब चीजें हमने कहां से ली हैं? ये यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की हैं। नेक्स्ट यूएसए से हमने क्या चीज ली? यूएसए से हमने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन में है, तो ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमने यूएसए से बोरो किया। वाइस प्रेसिडेंट एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द अपर हाउस, दैट इज राज्यसभा, ये हमने यहां से लिए यूएसए से। फंडामेंटल राइट्स, बड़े इंपॉर्टेंट चीज है ये, फंडामेंटल राइट्स भी हमने यूएसए से बोरो किए हैं। सुप्रीम कोर्ट का कंसेप्ट यूएसए से लिया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू भी हमने यूएसए से लिया। एंड लास्ट प्रेम्बल, प्रेम्बल का जो हमारा हमने प्रेम्बल जो बनाया है, ये प्रेम्बल का जो फ्रेम पार्ट जो हमने कहां से लिए, कहां से हमने ये आइडिया लिया, ये यूएसए से बोरो किया। नेक्स्ट है अर्नस्ट वाइल यूएसएसआर, यूएसएसआर से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ली हैं और 5 ईयर प्लान भी हमने कहां से बोरो किया है? अर्नस्ट यूएसएसआर से। नेक्स्ट जापान से, जापान से हमने लिया है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। नेक्स्ट जर्मनी से, जर्मनी से हमने लिया सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी। फिर कनाडा से, कनाडा से हमने लिया है स्कीम ऑफ फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, distribution of powers between the center and the states and the placing residuary powers with the center। आयरलैंड से हमने क्या लिया है? आयरलैंड से हमने कॉन्सेप्ट लिया है डीपीएसपीस का, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट भी हमने आयरलैंड से ही बोरो किया। साउथ अफ्रीका की बात करें, प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ये साउथ अफ्रीका से लिया है। फ्रांस से क्या लिया? रिपब्लिक एंड द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रेम्बल, ये फ्रांस से बोरो किया गया है। नेक्स्ट हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मेन फीचर्स की बात करें तो ये दुनिया का सबसे बल्किएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, फेडरल सिस्टम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है विद यूनिटरी बियास के साथ, फंडामेंटल राइट्स इसमें है, फंडामेंटल ड्यूटीज इसमें है, ये भी इसका मेन फीचर है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इसमें है, ये भी इसका मेन फीचर है। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये भी इसका मेन फीचर है। सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है, ये भी इसका मेन फीचर है। इमरजेंसी पावर्स इसमें है, ये भी इसका मेन फीचर है। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये भी इसका मेन फीचर है। नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की बात करेंगे, जिसमें हम पार्ट वाइज आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स सारे के सारे बताने वाले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपका नेक्स्ट कोई भी एग्जाम, जैसे अभी जीडी का एग्जाम चलने वाला है, तो यूपी पुलिस का एग्जाम चलने वाला है, स्टेट एग्जाम्स चलने वाले हैं, स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स हैं, आने वाले कुछ दिनों में आपका सीडीएस का एग्जाम आने वाला है। जो भी एग्जाम जिसमें जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस के कॉन्सेप्ट आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, तो उनके लिए पॉलिटी ये क्लास लेना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। पार्ट 1 की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 जो है वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के साथ डील करता है, जिसमें 4 आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक, 1, 2, 3 एंड 4। आर्टिकल 1 क्या कहता है? द कॉन्स्टिट्यूशन सेज इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब हमारा इंडिया जो है ना वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 कहता है। आर्टिकल 2 कहता है एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, जब भी भारत में कोई न्यू स्टेट को एडमिशन दी जाएगी या जैसे न्यू स्टेट बनाई जाती है, उसकी एस्टैब्लिशमेंट की जाती है, वो आर्टिकल 2 में आती है। आर्टिकल 3 कहता है द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट्स एंड टू अल्टर द एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। हमारे इंडिया में जितनी भी स्टेट्स हैं, अगर उसकी उन स्टेट्स की बाउंड्रीज को चेंज करना हो, उन स्टेट के नाम को चेंज करना हो, उन स्टेट के एरियाज को अल्टर करना हो, चेंज करना हो, या न्यू स्टेट बनानी हो उन एरिया में से, तो ये पावर किसको दी गई है? ये पार्लियामेंट को पावर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। आर्टिकल 3 में इसका नाम है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जैसे जे.एंड.के जो था, जे.एंड.के पहले स्टेट थी, अब जे.एंड.के को तोड़ करके बाइफरकेट किया है लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरीज में, तो ये पावर पार्लियामेंट में थी, तभी जाकर के पार्लियामेंट में ये बिल पास हुआ। बिल एसेंट होने के बाद, प्रेसिडेंट से एसेंट होने के बाद जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को बाइफरकेट किया गया 2 यूनियन टेरिटरीज में। तो आर्टिकल 3 में ये पावर थी, किसके पास? पार्लियामेंट के पास। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 के अकॉर्डिंग
या 2019 के थ्रू ही स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को डिवाइड किया जाता है दो यूनियन टेरिटरीज में, दैट इज यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट हम पार्ट सेकंड की बात करते हैं। पार्ट सेकंड सिटीजनशिप के साथ डील करता है। दोस्तों सीपीओ में क्वेश्चन आया था, पार्ट सेकंड जो सिटीजनशिप है, या मतलब पार्ट सेकंड किसके साथ डील करता है, वो सिटीजनशिप के साथ डील करता है। आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक इसमें आर्टिकल्स आते हैं। सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 ये प्रिस्क्राइब करता है, इसने 5 तरीके बताए हैं इंडिया की सिटीजनशिप मिलने के लिए। वो 5 तरीके कौन से? सबसे पहले बाय बर्थ, अगर आपका जन्म इंडिया में हुआ है तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है, मिलेगी। नेक्स्ट बाय डेसेंट, डेसेंट के थ्रू भी आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है। बाय रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन करवा लो, आप सिटीजनशिप मिल सकती है। आपकी रजिस्ट्रेशन इंडिया में है, आपके कागजी कार्रवाई इंडिया की है, तो आपको सिटीजनशिप इंडिया की मिल जाएगी। नेक्स्ट बाय नेचुरलाइजेशन, नेक्स्ट बाय इनकॉर्पोरेशन। तो ये तरीके जो थे, इन तरीकों से आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है। एज ऑफ अप्रैल 2022 की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। यूके कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर किया गया है हमारी सिटीजनशिप को, और पीपल जो है ना वो बेनिफिट ले सकते हैं फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ एडवांटेजेस बाय बिकमिंग सिटीजनशिप। सिटीजनशिप अगर बन सकते हैं, अगर इंडिया को सिटीजनशिप मिल जाती है तो उनको हर बेनिफिट जो गवर्नमेंट देती है वो सब बेनिफिट उनको मिलेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे, आपके पास सारे इंडिया की सिटीजनशिप है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मोड्स होते हैं जिनके कारण आपकी सिटीजनशिप लूज हो सकती है। वो कौन कौन से मोड्स हैं? रेनंसिएशन एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपनी सिटीजनशिप खो सकते हैं। नंबर सेकंड टर्मिनेशन से खो सकते हैं। नंबर थर्ड डेप्रीवेशन से खो सकते हैं। थ्रू सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 मेंबर्स ऑफ हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन रिलीजन्स माइनॉरिटीज जो है वो, चाहे वो अफगानिस्तान से हो, चाहे वो बांग्लादेश से हो, चाहे वो पाकिस्तान से हो, जिसने एंटर किया 31 दिसंबर 2014 से पहले पहले, उन सभी को इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी, प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद पार्ट थर्ड आता है। पार्ट थर्ड जो है ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। पार्ट थर्ड जो है वो फंडामेंटल राइट से रिलेट करता है। आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक जो है वो पार्ट थर्ड में आते हैं। सबसे पहले बात करें, ये हमें कौन से फंडामेंटल राइट्स देता है? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, एंड लास्ट वन राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब इनके बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट रहेंगे। अननेसेसरी दोस्तों अगर पढ़ते हो ना, उसका फायदा नहीं होता। नेसेसरली चीजें पढ़िए, जो चीजें एग्जाम्स में पूछी जाती हैं उन पर ज्यादा फोकस करें। हम बात करेंगे राइट टू इक्वलिटी की। आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक जो डील करते हैं वो राइट टू इक्वलिटी के साथ डील करते हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 में बताया गया है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ये आर्टिकल 15 कहता है। किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे रिलीजन के हो, चाहे रेस हो, चाहे कास्ट, कलर, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, कोई भेदभाव नहीं होगा। नंबर 16 आर्टिकल 16 क्या कहता है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। नौकरी जब लगती है, सरकारी नौकरी के पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आर्टिकल 16 कहता है। आर्टिकल 17 कहता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत है ना उसको खत्म करो। आर्टिकल 18 कहता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स मतलब जैसे पुराने जमाने में जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था उसके पहले की बात करें तो काफी सारे टाइटल्स लोगों को दिए गए थे। जैसे हम बात करें राजाधिराज साहिल शर्मा, नाम के पहले राजा लिख जाते थे, अब वो नहीं रहेगा। ठीक है, टाइटल्स हटा दिए गए हैं। टाइटल्स किसको दिए गए हैं? सिर्फ ऐसे आर्मी पर्सनल्स होती है ना, कैप्टन साहिल शर्मा, लेफ्टिनेंट साहिल शर्मा, जनरल साहिल शर्मा, तो ये वाले टाइटल जो है वो अभी चल रहे हैं डिफेंस पर्सनल्स के लिए। और एजुकेशन फील्ड में जैसा मैं पीएचडी कर लेता हूँ तो डॉक्टर साहिल शर्मा, तो ये टाइटल भी मुझे मिलेगा। उसके बाद अगर मैं एमबीबीएस करता हूँ डॉक्टर साहिल शर्मा, तो ये वाले टाइटल्स अभी भी अलाउड हैं। बाकी दूसरे टाइटल्स जो है वो नाम के आगे जैसे लगते थे। अगर कोई फतेह कर लेता है, कुछ किले जीत लेता है, कोई एरिया जीत लेता है, बाउंड्री जीत लेता है, उसको जैसे कविराज दे देते हैं, कविराज साहिल शर्मा, तो ये टाइटल्स अभी अलाउड नहीं है। नेक्स्ट आता है राइट्स टू फ्रीडम।
आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक जो है वो राइट टू फ्रीडम है। फ्रीडम कौन सी? सबसे पहले आर्टिकल 19 की बात करें, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन आर्टिकल 19 में है। आर्टिकल 20 क्या कहता है? अभी आर्टिकल 20 में कहा गया है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। आर्टिकल 21 बात करें, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये आर्टिकल इतनी बार पूछा गया ना एग्जाम्स में, मैं कहता हूं इसका कोई कहना नहीं है, इतनी बार पूछा जाता है ना आर्टिकल 21। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 में है। नेक्स्ट आर्टिकल 22 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल 21 को आगे थोड़ा सा इंक्रीज करके बढ़ाया गया, राइट टू एजुकेशन इसमें ऐड किया गया। आर्टिकल 21 का ए पार्ट जो है ना, पार्ट नहीं बोलेंगे, आर्टिकल 21 ए, ये क्या बताता है? द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द एज 6 to 14, 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को कंपल्सरी और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो ये आर्टिकल 21 में कहा गया है। उसके बाद आर्टिकल राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये आते हैं आर्टिकल 23 और 24। आर्टिकल 23 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, जबरन मजदूरी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर रोक लगाएगी आर्टिकल 23 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 24 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन एनी फैक्ट्रीज, हार्मफुल फैक्ट्रीज हो चाहे जो भी हो, 14 साल तक के छोटे बच्चे को फैक्ट्रीज में काम करने पर रोक लगाई है आर्टिकल 24 ने। एनसीपीसीआर एक्ट 2005 ने कहा था आर्टिकल 24 में। अब राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आता है आर्टिकल 25 से 28 में। आर्टिकल 25 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपागेट वंस रिलीजियस बिलीफ। आप अपने रिलीजियस बिलीफ्स को प्रोपागेट कर सकते हो, प्रोफेस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, आपके पास ये राइट आर्टिकल 25 देता है। आर्टिकल 26 कहता है राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आप अपनी धर्म सभाएं करें, अपने सत्संग करें, कुछ भी अफेयर्स, रिलीजियस अफेयर्स आप मैनेज कर सकते हो आर्टिकल 26 से रिलेटेड। आर्टिकल 27 कहता है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए आप पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ये आर्टिकल 27 कहता है। आर्टिकल 28 क्या कहता है? फ्रीडम फ्रॉम अटेंडेंस ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजन वर्शिप्स इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अकॉर्डिंग अपने अपने सबका होता है, तो आपको रिलीजियस हॉलीडेज मिलेंगी, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी, अटेंडेंस से आपको फ्रीडम मिलेगी। मतलब सीधी बात है, छुट्टियां मिलेंगी आपको रिलीजन वाली। दिवाली एक रिलीजन है, हिंदू फेस्टिवल है, दिवाली पे आपको छुट्टी मिलती है, होली पे छुट्टी मिलती है। मुस्लिम भाइयों की बात करें, भाई क्या है, मुस्लिम भाइयों की बात करें तो उसमें भी ईद की छुट्टी मिलती है। फिर अपने जैनिज्म में, बुद्धिज्म में महावीर जयंती की छुट्टी मिलती है, बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी मिलती है। तो ये रिलीजन के अकॉर्डिंग सब कुछ है यहाँ पर। नेक्स्ट आते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसमें आर्टिकल 29 बताया है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन। फिर उसके बाद आर्टिकल 30 है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अपने खुद के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं माइनॉरिटीज को प्रमोट करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए। नेक्स्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में आपको जो आर्टिकल्स मिले उसमें क्या बताया है? आर्टिकल 32 क्या कहता है? राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट। आप सुप्रीम कोर्ट तक अपनी अर्जी लगा सकते हैं एंड हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो ये आपको आर्टिकल 32 आपको राइट देता है। हाई कोर्ट में जाने के लिए, याचिका अर्ज करने के लिए आर्टिकल 226 है। एंड इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जाता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, या एक कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहती है। बी.आर. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को क्या कहा? हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है बी.आर. अम्बेडकर जी ने। हार्ट एंड द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा है? अगर एक बंदे पर अत्याचार होती हैं या कुछ भी उसके फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन की जाती है, वो पुलिस स्टेशन जाता है, वहां उसकी सुनवाई नहीं होती अच्छे से, तो चलो केस भी लग जाता है, लेकिन आगे जाके उसकी सुनवाई अच्छे से नहीं होती, तो वो अपनी प्रॉब्लम है उसको लेकर के हाई कोर्ट में जा सकता है। अगर हाई कोर्ट में इनकेस नहीं बनता वो काम उसका, तो वो हाई कोर्ट से अपने मैटर को आगे फॉरवर्ड कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में, वहां पर उसकी सुनवाई अच्छी से होगी। सुप्रीम कोर्ट तो फाइनल कोर्ट है ना, वहां से तो डिसीजन उसको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में था। 5 तरह के रिट्स दिए गए हैं: हैबस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सैरिटोराई एंड क्यू वारंटो। ये भी इशूड किए गए हैं इसके अंदर। अब टाइप्स ऑफ रिट्स की बात करें, जो मैंने आपको 5 रिट्स के नाम बताए, उसका मीनिंग क्या है और उसका इंटेंट पर्पस क्या है एक्चुअली।
हैबस कॉर्पस रिट की बात करें, हैबस कॉर्पस का मतलब होता है यू मे हैव द बॉडी, आपके पास बॉडी है, मतलब बॉडी शरीर की बात नहीं कर रहा हूं, आपको बॉडी की बात नहीं कर रहा हूं, इसके अकॉर्डिंग यू मे हैव ए बॉडी। पर्पस क्या है? टू रिलीज अ पर्सन हु हैज बीन डिटेन अनलॉफुली वेदर इन प्रिजन और इन प्राइवेट कस्टडी। अगर प्राइवेट कस्टडी में या जेल में किसी को बिना वजह के बंद कर दिया गया है, तो आपके पास ये बॉडी है, वही तो कहना, आपके पास ये राइट है कि आप उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हो, पूछ सकते हो भाई किस तरीके, किस बेसिस पे आपने उसको पकड़ा हुआ है। हैबस कॉर्पस कहता है। नेक्स्ट है मैंडामस। मैंडामस का मतलब वी कमांड। मांडामस कमांड, मिलता जुलता वर्ड है। इसका इंटेंट पर्पस क्या है? टू सिक्योर द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज बाय लोअर कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल और पब्लिक अथॉरिटी। नेक्स्ट है सैरिटोररी। सैरिटोररी क्या है? इसका मतलब है टू बी सर्टिफाइड। इसका इंटेंट पर्पस है टू क्वेश द ऑर्डर ऑलरेडी पास्ड बाय इंटीरियर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। उसके बाद प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब द एक्ट ऑफ स्टॉपिंग समथिंग। इसका इंटेंट पर्पस है टू प्रोहिबिट एन इंफीरियर कोर्ट फ्रॉम कंटिन्यूइंग द प्रोसीडिंग्स इन अ पर्टिकुलर केस वेयर इट हैज नो जुरिसडिक्शन टू ट्राई। उसके बाद क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का मीनिंग होता है व्हाट इज योर अथॉरिटी। इसका इंटेंट पर्पस क्या है? टू रेस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस व्हिच ही इज नॉट एंटाइटल्ड। तो ये 5 टाइप के रिट्स थे, उनका मीनिंग और उनके इंटेंट पर्पस के बारे में डिस्कस किया, और कुछ क्या बोलते हैं उसको यार, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट कर लीजिए। फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करें, फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है उसको आर्टिकल 19 में रखा गया है। आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में है। अगर इनकी नेशनल इमरजेंसी लग भी जाती है तो आर्टिकल 20 एंड 21 सस्पेंड नहीं किए जा सकते। आर्टिकल 20 क्या था? याद कीजिए, प्रोहिबिशन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 21 क्या था? याद कीजिए, प्रोहिबिशन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये आर्टिकल्स किसी भी हालत में सस्पेंड नहीं होंगे। नेक्स्ट कहता है राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो आर्टिकल 19(1)(f) में रखा गया था, एंड उसको रिपील किया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा। और राइट टू प्रॉपर्टी को पहले फंडामेंटल राइट था, अब इसको लीगल राइट बना दिया गया आर्टिकल 300A के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं डीपीएसपी की बात करते हैं। डीपीएसपी पार्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशन के 4th पार्ट में आती हैं। डीपीएस के मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 जो इसके साथ डील करते हैं। डीपीएसपी जो है ना वो ब्रॉड गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं दैट स्टेट्स, वो क्या कहते हैं, दैट स्टेट शैल कीप इन माइंड व्हाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी एंड एनेक्टिंग लॉज बनाते वक्त, ये चीजें फॉर्मुलेट करते वक्त ये माइंड में रखनी पड़ती है स्टेट को। ये नॉन जस्टिसिएबल है नेचर में, ये याद रखिए, डीपीएसपी और नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। अब हम बात करें आर्टिकल 36 से 37 क्या चीज कहते हैं। आर्टिकल 36-37 कहता है डेफिनेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स दैट कंटेन्स इन द डीपीएसपी पार्ट 4। उसके बाद आर्टिकल 38 कहता है टू सिक्योर एंड प्रोटेक्ट अ सोशल ऑर्डर व्हिच स्टैंड्स फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। आर्टिकल 39 कहता है सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। आर्टिकल 40 कहता है to organize village panchayats as unit of self government. Article 41 कहता है right to work, right to education and to public assistance in certain cases. Article 42 कहता है to secure just and humane conditions of work and maternity leave. Maternity relief मिलेगा, कंडीशंस ऑफ वर्क्स ह्यूमेन सिक्योर किए जाएंगे आर्टिकल 42 में। आर्टिकल 43 कहता है लिविंग वेजेस के बारे में बात करता है, वर्कर्स के लिए क्या लिविंग वेज होगी, और कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए भी आर्टिकल 43 रिस्पॉन्सिबल है। आर्टिकल 44 जो आजकल न्यूज में काफी ज्यादा चल रहा है, आर्टिकल 44 दैट इज द यूनिफॉर्म सिविल सर्विस कोड, सिविल कोड हम बोल सकते हैं इसको। अभी उत्तराखंड फर्स्ट स्टेट बना है जिसने यूसीसी को लागू किया है, और नेक्स्ट राजस्थान में भी लागू होने वाला है, इसलिए आर्टिकल 44 काफी इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स। आर्टिकल 45 दैट इज प्रोविजन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 years। ठीक है। आर्टिकल 46 कहता है टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल स्पेशली द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, या इनके एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए वीकर सेक्शंस। अभी फिलहाल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सारे SC ST वीकर सेक्शंस में नहीं है, चलो फिर भी अभी मिल रही है इनको कोटा वगैरह, तो कुछ कह नहीं सकते हम उसके बारे में।
आर्टिकल 47 कहता है इंप्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। और आयुष्मान भारत योजना जो है ना, हेल्थ स्कीम, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना हेल्थ स्कीम जो है, वो भी आर्टिकल 47 की अंडर आती है। आर्टिकल 48 कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्रीज ऑन द मॉडर्न लाइंस। आर्टिकल 49 कहता है टू प्रोटेक्ट ऑल द मॉन्यूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिक इंटरेस्ट एंड नेशनल इंपॉर्टेंस। आर्टिकल 50 कहता है टू ब्रिंग अबाउट द सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 50 इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करना, ये एक आर्टिकल 50 बताता है। आर्टिकल 51 प्रमोशन ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आर्टिकल 51, अभी आपने देखा होगा कि कतर गवर्नमेंट जो थी ना, कतर कंट्री की गवर्नमेंट जो है, उसने हमारे 8 नेवी ऑफिसर्स को कैप्चर कर लिया था, तो उनको सजा दी थी कि इनको फांसी की सजा होगी। फिर बाद में हमारी इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के प्रमोशन के चक्कर में हम कह सकते हैं कि हमारे ही इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारी सिक्योरिटीज हैं इंटरनेशनल अफेयर्स की, एक्सटर्नल अफेयर्स की, तो उन्होंने अपने एक प्रॉपर एजेंडा के साथ उन 8 ऑफिसर्स की जो सजा दी गई थी उनको फांसी की, उसको कम करके सजा के तौर पे लाया, उम्र कैद की सजा। फिर उम्र कैद की सजा को भी कैंसिल करके उन्होंने क्या किया, उनको बगैर वापसी करवाई है। तो ये बहुत बड़े लेवल पर बहुत बड़ा एजेंडा होता है हमारे इंडिया का। तो आगे बोलते हैं कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या ड्यूटीज हमारे पार्ट 4 में बताई गई हैं, सॉरी ये हमारे पार्ट 4 हमने कर लिया ना डीपीएसपी, अब पार्ट 4 ए की बात करते हैं। पार्ट 4 ए में क्या आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं। आर्टिकल 51 ए के अंडर ही फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जी, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज आपको दी गई है। अब कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज जो है नॉन जस्टिसिएबल है नेचर में। ये क्वेश्चन सीपीयू एग्जाम में आया था 2023 में, शायद सॉरी 2022 में था। फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जस्टिसिएबल नेचर, आर्टिकल 51 ए के अंडर आती है। इट वाज इंसर्टेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। किसके रिकमेंडेशंस के ऊपर, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस के ऊपर फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51 के अंदर इसको रिकमेंड करके इंसर्ट किया जाता है। इट वाज इंस्पायर्ड, कहां से इंस्पायर की फंडामेंटल, हमने आपको बताया था जब शुरू किए थे, कहां से बोरो किया हमने कॉन्स्टिट्यूशन फीचर्स, उसमें बताया कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ना, ये हमने यूएसएसआर से, रशिया से हमने क्या किया, इनको बोरो किया, इंस्पायर्ड, रशिया से इंस्पायर्ड हुआ है, रशिया कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ड्यूटीज क्या है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या ड्यूटीज है हर सिटीजन इंडिया की। सबसे पहली ड्यूटी, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड द इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। इन सबकी कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पेक्ट करना, ये हमारी फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी है। उसके बाद टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। नेक्स्ट थर्ड वाली है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया। फोर्थ में है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन। अगर नेशन आपको बुलाता है नेशनल सर्विस के लिए तो आपको जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, ये फंडामेंटल ड्यूटी है आपकी। फिफ्थ वाली है टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग द पीपल्स ऑफ इंडिया एंड ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, linguistic and regional sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of the woman. फिफ्थ वाली है, फिफ्थ का सिक्स्थ वाली आती है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। सेवेंथ में है टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव द कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। उसके बाद एट्थ वाली है टू डेवलप साइंटिफिक temper, humanism and the spirit of inquiry and reform. Next, ninth में to safeguard public property and to abjure violence. 10th वाली to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rise to higher levels of endeavor and achievement. अब बात सीपीयू में फिर क्वेश्चन पूछा गया, 86th अमेंडमेंट एक्ट कौन सी आर्टिकल को इंसर्ट किया, आर्टिकल 51A की को इंसर्ट किया। ये कहता है कि ईच पेरेंट और ईच गार्डियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 years। यही चीज आर्टिकल 21 में भी कही है, 21A में भी कही गई है कि 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है।
ठीक है, ये पार्ट 4 थे, ये भी खत्म हुआ। अब पार्ट 5 की बात करें, पार्ट 5 जो है वो यूनियंस के साथ डील करता है, यूनियन के साथ। यूनियन में आर्टिकल 52 से 151 तक आर्टिकल्स आते हैं। सबसे पहले प्रेसिडेंट की बात करते हैं। प्रेसिडेंट क्या है? एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट एंड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। जब भी पॉपुलेशन काउंट होगी, जब भी सेंसस बनाया जाएगा, सबसे पहले सिटीजन का नाम जो है वो प्रेसिडेंट जी होंगे। तो चलिए कमेंट में बताइए कि करंट प्रेसिडेंट कौन है हमारे इंडिया के, और पहले कौन थे इनके पहले, फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट कौन थे इंडिया के, वो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। उसके बाद बात करते हैं 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बनाया कि इट हैज मेड इट ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। However, 44th Amendment Act amended the word obligatory. Obligatory word किसने दिया? 44th Amendment Act ने, एंड इसने ऐड किया प्रेसिडेंट कैन सेंड द एडवाइस फॉर रिकंसिडरेशन। उसके बाद क्वालिफिकेशंस की बात करें, प्रेसिडेंट की क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं? अगर इनका साहब को प्रेसिडेंट बनना हो किसी ने, तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? सबसे पहली बात, यू मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। आपको इंडिया का नागरिक होना अनिवार्य है। आपकी एज 35 साल की होनी चाहिए, 35 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। एंड यू शुड बी एलिजिबल टू बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा एंड मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। गवर्नमेंट सर्विसेज में नहीं होना चाहिए आपने, और आप लोकसभा के मेंबर होने के लिए एलिजिबल हो। ये क्वालिफिकेशंस आपको चाहिए, तभी आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं। उसके बाद इलेक्शंस की बात करें, प्रेसिडेंट की इलेक्शंस कैसे होती हैं? इलेक्शंस इनडायरेक्टली होती हैं थ्रू द इलेक्टोरल कॉलेज, जिसमें क्या क्या आता है? कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, चाहे वो राज्यसभा के मेंबर्स हो चाहे वो लोकसभा के मेंबर्स हो, वो दोनों आएंगे। एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज of the states and elected member of the legislative assemblies of union territories of Delhi and Puducherry. ये सब बात है। Members of legislative council have no right to vote in the presidential election. Legislative council के members को कोई right नहीं है president elections में वोट करने का। Supreme Court decides all the disputes regarding president election. President elections के regarding अगर कोई भी dispute आता है तो उसके लिए कौन डिस्कस करेगा? सुप्रीम कोर्ट जो है वो ही डिसाइड करेगा उन डिस्प्यूट्स को। टेन्योर की बात करें, प्रेसिडेंट का टेन्योर जो है 5 साल का है, जबकि देयर इज नो अपर लिमिट ऑन द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन कैन बिकम द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 57 कहता है आप मिनिमम 5 साल के लिए प्रेसिडेंट बन सकते हो, लेकिन अपर लिमिट कोई नहीं है कि कितने बार प्रेसिडेंट बने चाहिए। हमारा 2 बार प्रेसिडेंट बन चुके हैं, 3 बार बन चुके हैं, ये कोई लिमिट नहीं है। जितने बार आप सिलेक्टेड तो इलेक्टेड होते हो, इतनी बार आप प्रेसिडेंट बन सकते हो। He can give the resignation to the vice president before the full term. अगर इनके 5 साल के अंदर अंदर प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देना पड़ता है किसी भी कारणवश, तो वो अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। सैलरी की बात करें तो दोस्तों ये मेरे 5 लाख रुपया पर मंथ की सैलरी प्रेसिडेंट को मिलती है। वो अब बढ़ चुकी है शायद, अप्रोक्सीमेट 5 लाख चल के, मतलब 5 लाख लगा के चलिए, काफी अच्छी खासी सैलरी है 5 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी। अच्छा, ड्यूटीज भी बड़ी सारी होती हैं। उसके बाद इन केस ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट फॉल वैकेंट ड्यू टू डेथ, अगर इन केस प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, जब प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन दे देते हैं, जब प्रेसिडेंट को रिमूवल हो जाता है, तो उस केस में प्रेसिडेंट की वैकेंसी हो जाएगी खाली, उस सीट हो जाएगी खाली, तो प्रेसिडेंट की जगह कौन काम करता है? तब उस केस में वाइस प्रेसिडेंट जो होगा वो ही प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, इफ ही इज नॉट अवेलेबल देन, अगर मान लो वाइस प्रेसिडेंट भी वहां पर अवेलेबल नहीं है, तो फिर थर्ड पावर किसके पास है इतनी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ना, प्रेसिडेंट नहीं होंगे तो वाइस प्रेसिडेंट की पावर लेंगे। अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो उनकी जगह पे सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस होंगे जो इंडिया के, वो आएंगे। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी प्रेजेंट नहीं है तब क्या होगा? सोचिए, तब सीनियर मोस्ट जज होगा ना जो सुप्रीम कोर्ट का, वही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरह एक्ट करेगा। 4 बंदों के पास पावर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, तो इन 4 बंदों के साथ कभी मत भिड़ना। प्रेसिडेंट के साथ, वाइस प्रेसिडेंट के साथ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ और सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कभी हाथ मत लगाना इनको, बहुत पावर वाले बंदे हैं जी।
अब बात आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। द प्रेसिडेंट हु डाइड इन द ऑफिस, कौन से प्रेसिडेंट थे जिनकी ऑफिस में ही मौत हो गई थी? वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। फखरुद्दीन अली अहमद सेकंड प्रेसिडेंट थे जिनकी ऑफिस में ही मौत हो गई थी। जस्टिस एम हिदायतुल्ला ये फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जिनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया जुलाई 1969 से अगस्त 1969, एक मंथ के लिए। अब इंपीचमेंट प्रोसीजर्स की बात करें, सॉरी, इट इज अ क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर। प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए क्या कंडीशन है? अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं तो प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है, आर्टिकल 61 कहता है। नेक्स्ट, द इम्पीचमेंट प्रोसीजर कैन बी इनिशिएटेड इन द आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। आप राज्यसभा में इम्पीचमेंट ला सकते हैं, आप लोकसभा में भी इम्पीचमेंट ला सकते हैं, किसी में भी ला सकते हैं। इम्पीचमेंट प्रोसीजर ये कहता है। अब पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट की बात करें, प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी पावर्स है? सबसे पहली बात, ही इज द फॉर्मल हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उसका फॉर्मल हेड कौन है? प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो अपॉइंट कर सकता है, रिमूव कर सकता है हाई अथॉरिटीज को। नॉर्मल की बात नहीं कर रहा हूं, हाई अथॉरिटीज को अपॉइंट करता है, रिमूव भी कर सकता है। इसमें प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आता है, या यूनियन के जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो भी आते हैं, उनको अपॉइंट भी कर सकते हैं, उनको रिमूव भी कर सकते हैं। गवर्नर्स आते हैं स्टेट्स के, स्टेट गवर्नर्स को भी अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, रिमूव भी कर सकते हैं। चीफ ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, आर्मी के चीफ, नेवी के चीफ, एयरफोर्स के चीफ, इन सब की अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करवाता है, इन सबको रिमूव भी प्रेसिडेंट कर सकता है। ये पावर प्रेसिडेंट के पास है। और प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है? ही nominates 12 members of the Rajya Sabha from persons of literature, art, science and social work and 2 members in the Lok Sabha of the Anglo-Indian community। ये पावर्स किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। एक नोट लिखा है, नोट में क्या लिखा है? पार्लियामेंट ने 126th अमेंडमेंट बिल को पास किया दिसंबर 2019 में, डूइंग अवे विद द प्रोविजन ऑफ एंग्लो इंडियंस टू लोकसभा एंड सम अदर असेंबलीज। ठीक है, कि एंग्लो इंडियंस जो है वो खत्म कीजिए सर, ये कोई वो नहीं है, 2 मेंबर्स नहीं करने कोई सिलेक्ट। प्रेसिडेंट्स के पास पावर है कि वो वार को डिक्लेयर कर सकता है, कब वर्ल्ड वार करनी है, सॉरी वर्ल्ड वार बोले यार, वर्ल्ड वार नहीं करनी है अभी, कब वार करनी है, कब वार होगी, कब शांति लानी है, उसको पीस को डिक्लेयर करना, ये पावर भी किसके पास है? इसके लिए अप्रूवमेंट चाहिए ना, अप्रूवल चाहिए पार्लियामेंट का, तो पार्लियामेंट अप्रूवल कहां से लेती है? प्रेसिडेंट से लेती है। प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर है, बहुत बार सुना हमने वीटो पावर, हमारे प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर है, आर्टिकल 111 में है। तो अंडर आर्टिकल 72 आर्टिकल के अंदर द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू ग्रांट पार्डन्स, रिप्राइव्स, रेस्पाइट्स और रिमिशन ऑफ पनिशमेंट और टू सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड इन दैट सेंटेंस। अगर किसी को मौत की सजा सुनाई गई है, प्रेसिडेंट के पास जाता है, याचिका लगाता है, प्रेसिडेंट अगर चाहे तो उसकी मौत की सजा को खत्म कर सकते हैं, प्रेसिडेंट अगर चाहे तो उसकी जेल की सजा को कम कर सकते हैं, प्रेसिडेंट अगर चाहे तो वो उसको क्षमा कर सकते हैं, रिप्राइव कर सकते हैं, रिस्पाइट कर सकते हैं, उसकी पनिशमेंट को कम कर सकते हैं, सस्पेंशन को रोक सकते हैं, अगर सस्पेंड होने वाला बंदा उसको रोक सकते हैं। ये कुछ केसेस होते हैं, आगे पूरी कार्रवाई होती है। ऐसे नहीं होता कि मेरे प्रेसिडेंट चाचा लगते हैं तो मैंने करवा दिया, ऐसे नहीं होगा। अंडर आर्टिकल 123 ये कहता है प्रेसिडेंट कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। ठीक है, अब कौन कौन सी विटोज हैं? विटोज भी बड़ी तरीके की होती है। एक होती है एब्सोल्यूट विटो, एक होती है क्वालिफाइड विटो, एक सस्पेंसिव विटो, एक पॉकेट विटो। 4 टाइप्स की विटो पावर्स हैं। बात करें एब्सोल्यूट विटो की, विद होल्डिंग द एसेंट टू बिल। अगर एक बिल पास होता है, प्रेसिडेंट का एसेंट चाहिए, प्रेसिडेंट उसको अपनी जेब में डाल सकता है, जब मन करेगा तभी साइन करेगा। ये पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। इस विटो को बोलते हैं एब्सोल्यूट विटो। नंबर 2 है क्वालिफाइड विटो। It can be overridden by the legislature with the higher majority.
Number third is suspensive veto. It can be overridden by the legislative with an ordinary majority. Number four, a pocket veto. Pocket veto, delay in giving assent to the bill. The veto power has exercised only twice. दो बार ही veto power को यूज किया गया. सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद ने शुरू किया था, उसके बाद आर वेंकटरमण ने. President of India is vested with three vetoes: absolute veto, suspensive veto and pocket veto. Qualified veto हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट के पास नहीं. There is no qualified veto in case of Indian president. ठीक है, तो ये वेटोस पावर के बारे में बात की. नेक्स्ट हम बात करेंगे इमरजेंसी पावर्स के बारे में. पार्ट 18 में आती है. इमरजेंसी पावर्स में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करना आर्टिकल 352 में है. ये कौन डिक्लेयर करेगा? प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेगा. टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन इंडियन स्टेट, जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में इंडियन प्रेसिडेंशियल रूल लागू किया गया था, तो ये पावर भी प्रेसिडेंट के पास ही थी आर्टिकल 356 के अंदर. टू डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी, अगर हमारे इंडिया में हो ना हो, बाई चांस अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लग रही जाती है, तो आर्टिकल 360 में ये पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है. उसके बाद बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की. आर्टिकल 63 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट करता है कि इंडिया में एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए. ही इज इलेक्टेड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. राज्यसभा हो, लोकसभा हो, कोई भी हाउस उसको, मैं दोनों हाउस उसको इलेक्ट कर सकते हैं. द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, दैट इज राज्यसभा का. एंड एज मेंशन्ड इन द आर्टिकल 64, आर्टिकल 64 कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो होगा ना, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा आपका राज्यसभा का, काउंसिल ऑफ स्टेट्स का. प्रेजेंट सैलरी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज 4 लाख पर मंथ से ज्यादा की सैलरी वाइस प्रेसिडेंट लेते हैं. फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो थे वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे. द फर्स्ट एंड द ओनली वाइस प्रेसिडेंट हु डाइड इन द ऑफिस श्री कृष्णकांत. 1997 से 2002 तक इनका टेन्योर था. तो ये फर्स्ट एंड ओनली वाइस प्रेसिडेंट है जिनकी मौत हुई थी ऑफिस के दौरान. नेक्स्ट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. आर्टिकल 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर जो होगा उसका हेड होगा, एंड टू एड द एडवाइस द प्रेसिडेंट. हेल्प करे, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेल्प करते हैं प्रेसिडेंट की, हेल्प देते हैं प्रेसिडेंट को और एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को. और उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर. ये कहां लिखा है? आर्टिकल 74 में. इट इज कंपोज्ड ऑफ ऑल यूनियन मिनिस्टर्स, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सारे यूनियन मिनिस्टर्स आते हैं. प्राइम मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स हैं और डिप्टी मिनिस्टर्स हैं, वो सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आते हैं. सॉरी, अदर मिनिस्टर्स जो अपॉइंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, आर्टिकल 75 में जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कहा गया. A minister must be a member of either house of the parliament or he elected within the 6 months of the ensuing office under the article 75(5). The council of ministers is collectively responsible for the Lok Sabha. जब council of ministers मिलकर के क्या बनाती है? लोकसभा बनाती है. It means Lok Sabha can remove the council of ministers from the office by passing a no confidence motion. No confidence motion को पास करके council of ministers किसी भी मिनिस्टर को क्या कर सकती है? रिमूव कर सकती है. आर्टिकल 75 में 3 वाला जो है उसके अंदर कहा जाता है. Ministers are also responsible for their departments and can be removed from the office by the president on the advice of prime minister. This is essentially an individual responsibility under the article 75(2). अब प्राइम मिनिस्टर की बात करें. प्राइम मिनिस्टर क्या चीज है? प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. राजा होता ना वही है ये प्राइम मिनिस्टर. मोदी जी है ना जो वैसे की बात कर रहे हैं. प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट and the head of the council of ministers. Prime minister is appointed, कौन अपॉइंट करता है? Appointed by the president on the basis of his being the leader of the majority party in the Lok Sabha. लोक सभा की जो मेजोरिटी पार्टी होगी ना उसी के लीडर को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है. If no party gets absolute majority, अगर नहीं मिलती मेजोरिटी लोक सभा के अंदर, या प्राइम मिनिस्टर जो है रिजाइन कर देता है, या प्राइम मिनिस्टर डाई हो जाता है, मर जाते हैं, कुछ कोई भी कारणवश हो सकता है, then president can use his own discretion in the choice. तब प्रेसिडेंट बोलता है कि मेरी मर्जी का प्रेसिडेंट खड़ा करेंगे, अभी प्राइम मिनिस्टर खड़ा करेंगे. आर्टिकल 78 क्या कहता है? इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू communicate to the president all the decisions taken by the cabinet, to furnish such information related to the administration of the union or the any legislation as the president may call for. The prime minister serves in the office for 5 years through he can be reappointed. फिर से इलेक्शन होगी, फिर से चुना जाएगा, फिर reappoint होगा. When the Lok Sabha is dissolved, he can continue in office upon the request of president until new government is formed. जब तक नई गवर्नमेंट नहीं बनती तब तक भी प्राइम मिनिस्टर अपना काम करता है. If the government is defeated in the Lok Sabha, अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है, लोकसभा में डिफीट हो जाती है, then prime minister and the entire cabinet minister must resign करना ही पड़ेगा उनको. However, if defeated in the Rajya Sabha, resignation is not obligatory. अब थोड़ा सा आगे बात करें यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में. यूनियन legislation of union is called the parliament, and it consists of Rajya Sabha, that is council of states, and Lok Sabha, that is house of people, and
द प्रेसिडेंट आर्टिकल 17 है। अरे भाई ये वाली चीज, यूनियन लेजिस्लेचर में 3 चीजें आती हैं। हमने आज तक सुना यूनियन लेजिस्लेचर में राज्यसभा लोकसभा, बट नो, प्रेसिडेंट भी इसके अंदर आते हैं आर्टिकल 79 का। ये द बिजनेस ऑफ पार्लियामेंट इज ट्रांसैक्टेड आइदर, बिजनेस वाला कुछ भी बिल निकलेंगे हिंदी या इंग्लिश में निकलेंगे। हाउएवर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ टू हाउसेस में परमिट एनी मेंबर टू एड्रेस द हाउस में हिज मदर टंग में बोल सकता है वो, ऐसी कोई बात नहीं। राज्यसभा दैट इज काउंसिल ऑफ स्टेट, उसकी बात करें, राज्यसभा जो है वो अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है। फर्स्ट सिटिंग कब बिठाएगी राज्यसभा की? 3 अप्रैल 1952 में, नोट कर ले, 3 अप्रैल 1952 में फर्स्ट सिटिंग थी राज्यसभा की। नेक्स्ट है द मैक्सिमम परमिसिव स्ट्रेंथ राज्यसभा की वो 250 होगी, एंड आउट ऑफ दीस 250 मेंबर्स 238 मेंबर्स होंगे वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाएंगे फ्रॉम द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज, एंड 12 मेंबर्स जो होंगे ना उनको नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट फॉर देयर एक्सपर्टाइज इन द आर्ट लिटरेचर साइंस स्पोर्ट्स एंड सोशल इवेंट्स, सोशल सर्विसेज, दैट इज आर्टिकल 80 के अंदर कहते हैं। करंटली जो स्ट्रेंथ राज्यसभा को 245 है, और इन 245 में से 229 मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है फ्रॉम स्टेट्स, और 4 मेंबर जो होंगे वो रिप्रेजेंटेटिव होंगे यूनियन टेरिटरीज के, जबकि 12 मेंबर जो है वो उनको नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, राज्यसभा इज द परमानेंट हाउस एंड इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, इसकी डिसोल्यूशन नहीं होती, एंड मेंबर्स एंजॉय टेन्योर ऑफ 6 ईयर, 6 साल का टेन्योर होता है राज्यसभा के मेंबर का। हाउएवर 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिटायर एवरी सेकंड, हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर्स को रिटायर किया जाता है, न्यू मेंबर्स चुने जाते हैं। टोटल 6 साल का इनका टेन्योर होता है, आर्टिकल 83 कहता है, और ये कभी भी डिसोल्यूट नहीं होता सर। इट शेयर्स लेजिस्लेटिव पावर्स विद द लोकसभा एक्सेप्ट इन द केस ऑफ मनी बिल, मनी बिल के केस में ये लोकसभा को पावर शेयर नहीं करता। वेयर द लोकसभा हैज ओवरराइडिंग पावर्स, उस वक्त लोकसभा के पास ज्यादा पावर्स आ जाती है। लोकसभा क्या है? लोकसभा पीपल्स हाउस कहते हैं। लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड इट्स फर्स्ट सिटिंग कब हुई थी? इसकी फर्स्ट सिटिंग 13 मई 1952। करंट लोकसभा जो उसमें 17 कॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा है, 70 नहीं सॉरी, जो करंट वाली है ना वो 70th कॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा। नेक्स्ट 18th वाली फिर से आएगी, वो भी पीएम मोदी आएंगे, कोई डाउट नहीं उसमें, बहुमत के साथ आएंगे। 3 सेशन लोकसभा के हर साल होते हैं, एक बजट सेशन अभी निकला फरवरी में, फिर मॉनसून सेशन जुलाई में आने वाला है, और विंटर सेशन नवंबर दिसंबर में आएगा। 3 सेशन होते हैं लोकसभा के। मेंबर्स कितने हैं? 530, ये स्टेट्स मेंबर्स हैं, और 20 फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज एंड 2 नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। अब इसको खत्म कर दिया, एबॉलिश कर दिया। इलेक्शंस की बात करें, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज। क्वालिफिकेशंस की बात करें, लोकसभा के मेंबर की क्वालिफिकेशन की बात करें, आर्टिकल 84 कहता है एलिजिबिलिटी फॉर द मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। कंडीशंस क्या होनी चाहिए? सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट लेस देन नंबर। सेकंड कंडीशन 25 साल के कम उम्र नहीं होनी चाहिए इसकी, एंड 30 साल ऑफ एज होता है राज्यसभा मेंबर। नंबर 3, इसमें ऐसी क्वालिफिकेशंस हो एज में प्रिस्क्राइब्ड पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट कहता है। बिल्स की बात करें, बिल्स को क्लासिफाई किया जाता है ऑर्डिनरी, मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स। ऑर्डिनरी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस इन अदर हाउसेज, आप पार्लियामेंट में भी कर सकते हैं, बट मनी बिल जो है उसको इनिशिएट सिर्फ लोकसभा में किया जा सकता है। आफ्टर मनी बिल हैज बीन पास्ड बाय द लोकसभा, लोकसभा अगर एक मनी बिल को पास कर देती है, देन इट इज सेंट टू द राज्यसभा फॉर डेलिब्रेशंस के लिए। ऐसे मैं इसको बोलते हैं ना, ऐसे टाइम मतलब टाइम पास नहीं बोलेंगे, दिखावट के लिए वहां पे भेजना पड़ता है राज्यसभा में। राज्यसभा इज गिवन 14 डेज टू मेक रिकमेंडेशन, 14 दिन का समय दिया जाता है राज्यसभा को उनकी मनी बिल की रिकमेंडेशंस के ऊपर, विच कैन बी एक्सेप्टेड और नॉट बाय द लोकसभा। अगर राज्यसभा मतलब सेलेक्ट नहीं करती तब भी लोकसभा उसको सेलेक्ट करेगी, अगर राज्यसभा कर दे तब भी उसको लोकसभा करेगी। लोकसभा की मर्जी है उसको एक्सेप्ट करेगी नहीं करे। आर्टिकल 111 सीपीयू में पूछा गया है, ये स्टिपुलेट करता है मनी बिल कैन नॉट बी रिटर्न टू द हाउस बाय द प्रेसिडेंट और ए कंडीशन। अगर एक मनी बिल पास होता है, प्रेसिडेंट उसको वापस नहीं भेज सकता रिकंसिडरेशन के लिए, उसको पास करना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं फिर प्राइम मिनिस्टर की पावर बहुत तगड़ी है। चलो कुछ भी है। आर्टिकल 112 क्या कहता है, ये भी सीपी में पूछा गया, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंटेड एवरी फाइनेंशियल ईयर, बजट हर साल आएगा, ठीक है। अब स्पीकर साहब लोकसभा की बात करें, सर एज सुन एज न्यू लोकसभा इज कॉन्स्टिट्यूट, जैसे न्यू लोकसभा बनती है ना, तो प्रेसिडेंट जो होता है वो एक स्पीकर प्रोटम को अपॉइंट करते हैं, उस जनरली द सीनियर मोस्ट ऑफिसर ऑफ द हाउस। इट इज अ टेम्पररी ऑफिस दैट सीज टू एग्जिस्ट आफ्टर अ न्यू स्पीकर इज इलेक्टेड। फिर स्पीकर जो है ना, स्पीकर इज द हेड ऑफ लोकसभा, ही और शी इज इलेक्टेड फ्रॉम अमंगस्ट द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, लोकसभा के ही मेंबर्स से इसको चुना जाता है। स्पीकर ऑफ द लोकसभा कंडक्ट द बिजनेस इन द हाउस, अ डेप्यूटी स्पीकर इज आल्सो इलेक्टेड एंड टू ऑफिशिएट इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर, स्पीकर नहीं होंगे तो उसकी जगह डेप्यूटी स्पीकर आएगा। अब हम नेक्स्ट बात करें,
अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड ऑन 28 जनवरी 1950। प्रेजेंटली सुप्रीम कोर्ट इज फंक्शनिंग एट द फुल स्ट्रेंथ। सेक्शन स्ट्रेंथ 34। अ स्मॉल बेंच विद 2 or 3 जस्टिसेस इज कॉल्ड अ डिविजनल बेंच, एंड अ लार्ज बेंच जिसमें 5 या 5 से ज्यादा जस्टिस होंगे उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहा जाता है। टेन्योर एंड क्वालिफिकेशंस की बात करें, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और इनकी रिटायरमेंट होती है एट द एज ऑफ 65। क्वालिफिकेशंस की बात करें, सुप्रीम कोर्ट की क्वालिफिकेशंस क्या है? सबसे पहले मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। नंबर सेकंड, वो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए एटलीस्ट 5 इयर्स के लिए। नंबर थर्ड, एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट का 10 साल के लिए, या ही शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट प्रिस्क्राइब्ड, कॉन्स्टिट्यूशन ने मिनिमम एज नहीं बताई है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की। फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जजेस की बात करें, आर्टिकल 125 कहता है इंडिपेंडेंस ऑफ जजेस, मतलब सैलरीज एंड अलाउंस जो होंगे जजेस के वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लिए जाएंगे। हम बोलते हैं ना कि यार सैलरी कहां से मिलती है जजों को, हमारे ही तो पैसे लेते हैं। एक्चुअल में जो फंड होता है ना कंसोलिडेटेड फंड, वहां से पैसे लिए होते हमारे भी ऐसे लोगों के, कंसोलिडेटेड फंड से पैसे लिए जाते हैं। प्रेजेंट सैलरी अब बात करें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, वो 3 लाख के अराउंड है, 3 लाख की सैलरी है, और अदर जजेस की 2.5 लाख सैलरी होती है। रिमूवल करें, रिमूवल कैसे होता है जजेस का? जजेस कैन बी रिमूव्ड ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड, अगर वो मिसबिहेवियर के करते हैं और प्रूव हो जाता है तभी उनको रिमूव किया जाता है, इनकैपेसिटी के कारण उनको रिमूव किया जाता है। जजेस कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, जिसको मेजॉरिटी होनी चाहिए, टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी मिले और 2/3 मेंबर्स की मेजॉरिटी मिले, वोटिंग हो, तब रिमूव हो सकता है जज। द फर्स्ट जज अगेंस्ट जिसके अगेंस्ट प्रोसीजिंग चली थी वो थे वी रामास्वामी 1993 में, और सेकंड वाले थे वो सुमित्रा सेन थे 2011 में। अब ज्यूरिसडिक्शन की बात करें, सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल, एपीलिएट, एडवाइजरी और रिट ज्यूरिसडिक्शंस हैं। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है सर्टेन टाइप ऑफ केसेस कैन ओरिजिनेट विद द सुप्रीम कोर्ट ओनली। सुप्रीम कोर्ट हैज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन किस किस केस में? नंबर 1, डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड वन मोर स्टेट, तब सुप्रीम कोर्ट के पास ये ज्यूरिसडिक्शन आती है। नंबर 2, जब डिस्प्यूट होता है सेंटर के बीच में, कोई भी स्टेट के बीच में, तब। नंबर 3, इफ ऑन द वन साइड और वन और मोर स्टेट्स ऑन द अदर साइड्स, तब भी होता है। फिर जब डिस्प्यूट हो जाए 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स में, तब भी आर्टिकल 131 कहता है कि ज्यूरिसडिक्शन मिलती है सुप्रीम कोर्ट को। अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है अपील्स अगेंस्ट जजमेंट्स ऑफ द लोअर कोर्ट्स कैन बी रेफर्ड टू इट। The Supreme Court is the highest court of appeal in the country. 4 types of cases fall within the appellate jurisdiction. First, constitutional cases, civil cases, criminal cases, and appeals. Appeals for the special leave. ठीक है। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? H.K. कनिया। शॉर्टेस्ट टेन्यूर K.N. सिंह का रहा सबसे कम, और लॉन्गेस्ट टेन्यूर जस्टिस चंद्रचूड़ का रहा है, Y.V. चंद्रचूड़ का। अब हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट इज a court of record, article 129 कहता है। advisory jurisdiction refers to the process where the president seeks the court's advice on legal matters, article 143 कहता है। under article 139 inserted by the 44th amendment, the supreme court may transfer to itself cases from one to more high court if these questions involve a significant question of law. नेक्स्ट आते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग 148 से 151। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर द आर्टिकल 148 of the constitution. The CAG audits all receipts and the expenditures of the union and state governments. The CAG also act as the external auditor for the government owned companies. Presently CAG कौन है ये आप कमेंट में बता दीजिए। जम्मू कश्मीर के वो लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रह चुके हैं, उनका नाम आप समझ गए होंगे कौन है वो। प्रेजेंट कैग का कमेंट में बता दीजिए। The CAG submits all its reports to the president. The CAG is also head of the Indian audits and accounts. The office of CAG was established in 1860. First CAG जो थे इंडिया के वो थे V. नरहरि राव. The CAG can only be removed from the office in manner similar to a judge of Supreme Court. The salary and benefits of CAG cannot be changed to its disadvantage during the tenure. CAG is not eligible for further office under the union or state government. Expense of the office of the CAG is charged upon the consolidated fund of India. ठीक है। नेक्स्ट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट है, सीपीओ में पूछा गया है, सीजीएल में पूछा गया है, सीएसएल में पूछा गया है। व्हाट इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर? ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। इट कैन प्रैक्टिस प्राइवेटली,
देखो कितनी पावर। अटॉर्नी जनरल इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री एंड अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये आर्टिकल 76 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का। ही इज नॉट कंसीडर्ड एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, याद रखना, पावर बड़ी है इसमें। द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज एमसी स्टिलवाल, ठीक है। द 15th एंड करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल। अब करंट के जो है वो आर वेंकटरमन है, सीनियर एडवोकेट है वो। अटॉर्नी जनरल बनने के लिए कैंडिडेट मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अटॉर्नी जनरल कैन प्रैक्टिस इन प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट विदाउट राइट टू वोट, आर्टिकल 88 कहता है। He got the right to steer। पार्ट 6 की बात करें, स्टेट से रिलेटेड है। पार्ट 6 स्टेट से रिलेटेड है, आर्टिकल 152 से 237। स्टेट में सबसे पहले गवर्नर की बात करते हैं। गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट एंड सेम एज गवर्नर कैन एक्ट द गवर्नर ऑफ मोर देन वन स्टेट, आर्टिकल 153 कहता है। गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 155 कहता है। एंड आर्टिकल 166 कहता है द गवर्नर होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 161 कहता है इट गिव्स द गवर्नर द पावर टू ग्रांट पार्डन्स, रिप्राइव्स, रिमिशन ऑफ पनिशमेंट टू पर्सन कन्विक्टेड इन द स्टेट लॉ। आर्टिकल 163 क्या कहता है, इट टॉक्स ऑफ द डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द गवर्नर व्हिच इज नॉट इवन प्रोवाइडेड टू द प्रेसिडेंट, मोरओवर द कोर्ट्स कैन नॉट क्वेश्चन हिज डिस्क्रिशंस। आर्टिकल 170 कहता है देयर शुड बी अ लेजिस्लेटिव असेंबली इन एवरी स्टेट। आर्टिकल 171 क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट द स्टेट्स वेयर लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट the governor can nominate members from amongst those distinguished in literature, science, art, cooperative movement and social services, just like as a president in the Rajya Sabha case. Article 213 क्या कहता है, empowers the governor to issue the ordinances during the recess of the legislature. क्वालिफिकेशन की बात करें गवर्नर बनने के लिए, यू मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यू मस्ट बी कंप्लीटली 35 years of age, you should not be a member of either houses of parliament or state legislature, and you must not hold any office of the profit. नेक्स्ट स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर की बात 163, 165, 169 इसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, अभी इन्हीं को डिस्कस करेंगे। 163 कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर। 165 कहता है एन एडवोकेट जनरल फॉर ईच ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 169 कहता है अबॉलिशन ऑफ और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन द स्टेट। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स के पास यूनिकैमरल सिस्टम है, ओनली 6 स्टेट के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है। इन 6 स्टेट्स में कौन कौन से, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली में रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली 60 मेंबर से लेकर के 500 मेंबर तक हो सकते हैं। हाउएवर असेंबली ऑफ सिक्किम, गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, पुदुचेरी के पास 60 से कम मेंबर्स हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल कैसे बनती है, अनलाइक द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। The maximum strength of the council is fixed at 1/3 total strength of the assembly and minimum strength is fixed at 40. हाई कोर्ट्स की बात करें, हाई कोर्ट आर्टिकल 214 से 232 तक आती है। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट आर्टिकल 226 में है, टू इशू वेरियस रिट्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स 226 में कहते हैं। देयर आर 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। कलकत्ता हाई कोर्ट एस्टैब्लिश 1862 में हुई थी एंड कलकत्ता हाई कोर्ट इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। बॉम्बे एंड मद्रास हाई कोर्ट जो है ना, वो भी सेम ईयर में क्या हुई थी, एस्टैब्लिश हुई थी। न्यूएस्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया वो है, वो त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर हाई कोर्ट्स हैं। ऑल थ्री वर एस्टैब्लिश्ड इन द 2013 में एस्टैब्लिश हुई थी। हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश 25th हाई कोर्ट ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2019 से आई है। पार्ट 9 की बात करें, पंचायत का इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आर्टिकल 243 से 243O तक इसमें आते हैं। पंचायत का जो पार्ट 9 था ना, इंट्रोड्यूस किया गया 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 ने, विच एनविसेज्ड 3 टायर सिस्टम होगा लोकल गवर्नमेंट। 3 टायर कौन से, ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। पंचायत आर्टिकल, पंचायत सिस्टम जो है ना वो एग्जिस्ट करता है इन ऑल स्टेट, सिर्फ नागालैंड, मेघालय, मिजोरम को छोड़ करके। इट आल्सो एग्जिस्ट इन ऑल द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया एक्सेप्ट दिल्ली, याद रखना। पंचायत सिस्टम इज प्रोवाइडेड फॉर ऑल स्टेट्स जिसकी पॉपुलेशन 2 मिलियन से ज्यादा है। एवरी पंचायत कैन कंट्रीब्यूट फॉर 5 साल एंड द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग। पार्ट 9 की बात करें, ये म्युनिसिपैलिटीज के साथ रिलेट करता है। आर्टिकल 243P से आर्टिकल 243ZG तक है। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द 74th अमेंडमेंट। पंचायत 73rd अमेंडमेंट थी और म्युनिसिपैलिटी 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 से इंट्रोड्यूस की गई, जो कहता है कि 3 टाइप ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज होंगी, नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन।
ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया जो थी वो इंट्रोड्यूस की गई थी मद्रास में, कब? 1688 में। मद्रास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज द फर्स्ट म्युनिसिपल बॉडी इन द होल कॉमनवेल्थ आउटसाइड द यूके। द बॉम्बे एंड कलकत्ता कॉर्पोरेशंस को एस्टैब्लिश किया गया 1726 में। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को एस्टैब्लिश किया गया सिटीज में विद द पॉपुलेशन जिसमें 1 मिलियन से ज्यादा की पॉपुलेशन होनी चाहिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए। नगर पंचायत एडमिनिस्ट्रेट करती है उन अर्बन एरियाज को जिनकी पॉपुलेशन 30,000 से ज्यादा है और 10 लाख से कम है। सॉरी, 30,000 से ज्यादा और 10 लाख से कम है। म्युनिसिपल काउंसिल एडमिनिस्ट्रेशन करती है उन अर्बन एरियाज को जिसकी पॉपुलेशन जो है वो 2 लाख से कम हो। पार्ट 9 पार्ट 11 की बात करें, रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, आर्टिकल 245 से 263 तक है। लेजिस्लेटिव रिलेशंस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस होते हैं, फाइनेंशियल रिलेशंस होते हैं। आर्टिकल 262 कहता है एब्जुकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू वाटर्स ऑफ इंटरस्टेट रिवर्स और रिवर वैलीज। आर्टिकल 260 तक है। सीपीओ में पूछा गया आर्टिकल 263 किससे रिलेटेड है? इंटरस्टेट काउंसिल से रिलेटेड है। नेक्स्ट पार्ट 12 की बात करें, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑडिट्स के बाद, सॉरी सूट्स के साथ डील करता है। आर्टिकल 264 से आर्टिकल 300 ये तक इसमें डील करते हैं। आर्टिकल 266 कहता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में, वो जिसमें सैलरीज मिलती हैं, मैंने डिस्कस किया पहले। आर्टिकल 267 कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया के बारे में डील करता है। फिर पार्ट 14 की बात करें, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, कौन कौन सी सर्विसेज यूनियन और स्टेट के अंदर आती हैं? आर्टिकल 308 से 323 में आते हैं। आर्टिकल 312 क्या कहता है? ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में बात करता है। आर्टिकल 315 कहता है, सीपीयू में पूछा गया क्वेश्चन है, पब्लिक सर्विसेज कमीशंस फॉर द यूनियन फॉर द स्टेट। पब्लिक पीसीएस जो सर्विसेज होती है, यूपीएससी होगी, स्टेट पीसीएस होगी, उसके बारे में बताता है। फर्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन को सेटअप किया गया 1926 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ली कमीशन। ठीक है, यूपीएससी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है ये। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये प्रोवाइड करता है फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। आर्टिकल 323 ये कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के बारे में। नेक्स्ट है यूनियन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस। कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है कि पब्लिक सर्विस कमीशन बनेगी यूनियन के लिए, पब्लिक सर्विस कमीशन बनेगी हर एक स्टेट के लिए, और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनेगी ग्रुप ऑफ स्टेट्स के लिए। ठीक है, अपॉइंटमेंट किसके द्वारा डन की जाती है? प्रेसिडेंट के द्वारा डन की जाती है। इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज या ज्वाइंट कमीशन के बारे में गवर्नर जो होगा स्टेट का, वो स्टेट कमीशन के बारे में डील करता है, उसके साथ लेट करता है। एटलीस्ट हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस कमीशन शुड बी द सिविल सर्वेंट्स होने चाहिए, 50% मेंबर्स एंड विद एटलीस्ट 10 ईयर एक्सपीरियंस हो जिनको सेंट्रल एंड स्टेट सर्विसेज में। एज ऑफ रिटायरमेंट मेंबर ऑफ यूपीएससी के लिए 65 ईयर्स है, एंड फॉर द मेंबर ऑफ पीएससी और स्टेट जॉइंट कमीशन ये 62 की एज होती है रिटायरमेंट की। अब इनके फंक्शंस की बात करें तो इनका फंक्शन है एग्जाम्स को कंडक्ट कराना फॉर द अपॉइंटमेंट सर्विसेज ऑफ द यूपीएससी, यूनियन एंड स्टेट पीसीएस, एंड मेंटेन्स कंटिन्यूटी इन एडमिनिस्ट्रेशन। Members of UPSC and states commissions can be removed by the president on the charges of misbehavior. If these charges are upheld by the Supreme Court, तभी इनको रिमूव किया जाता है। पार्ट 15 की बात करें उसके पहले आर्टिकल 335 है, इंपॉर्टेंट है। इट क्लेम्स ऑफ एसटी एंड एससी टू सर्विस एंड बुक्स, सर्विस एससी को कोटा मिलता है ना उनके लिए, वो आर्टिकल 335 में। लाइट बंद हो गई है शायद, हाँ हो चुकी है। अब बात कर रहे हैं पार्ट 15 की, ये इलेक्शन से रिलेटेड है। आर्टिकल 324 से 329 में आर्टिकल 324 कहता है दैट द सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शंस एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन शैल बी वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन की बात, ये सारी पावर्स होंगी। आर्टिकल 325 कहता है इट प्रोवाइड्स फॉर अ सिंगल इलेक्टोरल रोल फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी। Also stipulates that no person shall be eligible or ineligible for inclusion in electoral rolls on the basis of race, caste, color and sex. Article 326 कहता है that elections shall be held on the basis of adult suffrage. Every person who is a citizen of India and is not less than 18 years of the age shall be eligible for inclusion. Political parties की बात करें तो रजिस्ट्रेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 ये प्रोवाइड करता है फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज विद द इलेक्शन कमीशन। देयर आर 8 नेशनल पार्टीज इन इंडिया, बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, एनसीपी, सीपीआई एंड सीपीएम, तृणमूल कांग्रेस एंड नेशनल पीपल्स पार्टी। अब एक और नेशनल पार्टी ऐड हुई है, आम आदमी पार्टी, रिसेंटली। तो पॉलिटिकल पार्टी शैल बी एलिजिबल टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी कब होगी? अब अगर इट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द वैलिड वोट्स पोल्ड इन एनी 4 और मोर स्टेट, 4 स्टेट या 4 से ज्यादा स्टेट्स में जितने भी वोट दिए गए, अगर उसमें 6% से ज्यादा वोट आते हैं तो वो नेशनल पार्टी बनी जाती है एट जनरल इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ द पीपल और इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड इन एडिशन
it wins at least 4 seats in the House of People from any state. या हम कह सकते हैं it win at least 2% seats in the House of People, that is 11 seats उसकी existing house में होनी चाहिए जिसमें 543 members हैं, and these members are elected from the at least 3 different states. Likewise, एक political party जैसे shall be entitled to be recognized as state party. State party कब कहते हैं उसको? When it secure at least 6% of the valid votes polled in the state at general elections, either to the House of People or to the Legislative Assembly of the state concerned. And in addition, it wins at least 2 seats in the Legislative Assembly of the state concerned. या हम कह सकते हैं it wins at least 3% of the total member seats in the Legislative Assembly of the state, or at least 3 seats in the assembly, whichever is more. For elections of the president and vice president, election positions can only be filled with the Supreme Court. इसमें एक आता है नेशनल कमीशन फॉर एसटी एंड एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, जो मैंने आपको बोला था, ये आर्टिकल 338 से है. मतलब नेशनल कमीशन फॉर एसटी है आर्टिकल 338 में, 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1990 ने इसको ऐड किया था, और नेशनल कमीशन फॉर इंडियन एंग्लो इंडियन कम्युनिटी आर्टिकल 336 में है. अब बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल के बारे में, एनडीसी के बारे में. फंक्शंस क्या एनडीसी के? रिव्यू करना वर्किंग ऑफ द नेशनल प्लान. नेशनल प्लान की वर्किंग को रिव्यू करना एनडीसी का फंक्शन होता है. नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का फंक्शन है. एनडीसी वाज फॉर्मड इन 1952. किसके लिए बनी थी? टू एसोसिएट द स्टेट्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द प्लान्स. द पीएम जो होता है ना, वो पीएम इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ एनडीसी. इट इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा लीगल बॉडी. सिंस एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नीति आयोग, एनडीसी हैज बीन प्रपोज्ड टू बी अबॉलिश्ड. अब एनडीसी का नीति आयोग आई है. दोस्तों मेरी स्पीड थोड़ी सी फास्ट होगी, मैं जानता हूं, मैं थोड़ा तेज बोलता हूं. आप क्या करें, आप इस वीडियो को थोड़ी सी 0.75 स्पीड से देख सकते हैं इसको. फाइनेंस कमीशन की बात करें, आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये फाइनेंस कमीशन देता है एज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी. इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एवरी 5th ईयर. इसमें चेयरमैन होता है और 4 अदर मेंबर्स होते हैं. फंक्शंस बात करें फाइनेंस कमीशन के, फाइनेंस कमीशन इज रिक्वायर्ड टू मेक रिकमेंडेशंस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द फॉलोइंग मैटर्स. कौन कौन से मैटर? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस to be shared between the center and the states, and the allocation between the states and the respective shares of such proceeds. 15th Finance Commission was appointed on 2nd January 2017 under the chairmanship of N.K. Singh. नेक्स्ट पार्ट 20 की बात करें, पार्ट 20 डील करता है अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में. आर्टिकल 368 सीपीओ में पूछा गया. आर्टिकल 368 किससे रिलेटेड है? वो है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. उसके बाद हम बात करें केशवनंदा भारती केस. केशवनंदा भारती केस that ये कहता है कि that every provision of the constitution is amendable under the meaning of article 368 except the basic structure of the government. ये सारी चीजें हमने जो डिस्कस की, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है पॉलिटी की, किसी भी मतलब पॉलिटी के लिए. मेरा पीसी फिर पता नहीं क्या हो गया इसको. ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक एग्जाम के लिए. अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें, जो टर्म्स हैं पार्लियामेंट्री टर्म्स की बात करूं, उसके पहले भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पे लिखे हैं. दैट इज वोटिंग एज 21 से 18 थी 1989 में. 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1988 ने वोटिंग एज को 21 से 18 ईयर कर दिया. आर्टिकल 326 प्रेसिडेंट वेंकटरमन ने दी थी, प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे. फर्स्ट जनरल इलेक्शंस लोकसभा की 25/10/1951 को हुई थी. मैं पार्लियामेंट टर्म्स की बात कर रहा हूं. पार्लियामेंट टर्म्स में कोरम आता है. कोरम क्या होता है? इट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ हाउस. आर्टिकल 100 ये सीपीओ में पूछा गया है. दोस्तों आप बार बार देख रहे होंगे मैंने सीपीओ बोले जा रहा हूं. एनालिसिस जब की थी ना मैंने तो पॉलिटी की, तो सीपीओ में जो जो चीजें पूछी गई थी वो सब आपको बता रहा हूं. आर्टिकल 100 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है दैट कोरम ऑफ आइदर हाउस शैल बी द 10% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ हाउस. क्वेश्चन और आपने बड़े बार सुना. क्वेश्चन और क्या चीज होती है? क्वेश्चन और द फर्स्ट आवर ऑफ द एवरी सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट इज कॉल्ड क्वेश्चन आवर. क्वेश्चन यूजुअली नीडेड 10 डे नोटिस बिफोर बीइंग आंसर्ड बाय द कंसर्न्ड मिनिस्टर. उसके बाद स्टार्ट क्वेश्चंस कौन से होते हैं? स्टार्ट क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड ओरली ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस. सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड. अनस्टार्ट क्वेश्चंस कौन से होते हैं? अनस्टार्ट क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन द राइटिंग, जिसको राइटिंग में देना आंसर बनता है. नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस में बी आस्क्ड. जीरो आर भी आपने सुना होगा बड़ी बार. जीरो आर डज नॉट फॉर्मली एग्जिस्ट इन द पार्लियामेंट प्रोसीजर. द और आफ्टर क्वेश्चन आवर इज पॉपुलरली नोन एज जीरो आर. मेंबर्स अपने मैटर्स को रेज कर सकते हैं विच दे फील अर्जेंट.
उसके बाद एडजॉर्नमेंट मोशन कौन सा होता है? मोशन टू एडजॉर्न द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस सो एज टू टेक अप अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस. इट कैन बी मूव्ड टू एनी मेंबर. इट रिक्वायर्स सपोर्ट फ्रॉम एटलीस्ट 50 members. नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन होता है? अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इंडिकेट्स लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द लोक सभा इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोक सभा ओनली इफ द मोशन इज पास्ड. द गवर्नमेंट मस्ट बी रिजाइन्ड. फिर कुछ इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की बात करें. इसी के साथ हमारा क्वेश्चन खत्म हो सॉरी पॉलिटी का पूरी रिवीजन खत्म होती है. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जरूर पढ़ के जाइएगा. जैसे फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951, इसने 9th शेड्यूल को ऐड किया था. 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956, ये कहता है नेसेसिटी ऑन द अकाउंट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस. 15th अमेंडमेंट एक्ट 1963, ये कहता है एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट हैज बीन एक्सटेंडेड. पहले 60 साल थी, अब 65 ईयर्स कर दी गई. 26th अमेंडमेंट एक्ट 1971 कहता है abolition of titles and special privileges of the former rulers of princely states. abolition of titles कौन से आर्टिकल से रिलेटेड थी? कमेंट में जरूर बताइए. नेक्स्ट है 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978. द राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड फ्रॉम द पार्ट 3rd. ये पहले फंडामेंटल राइट थी, अब इसको लीगल राइट कर दिया गया है. 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या कहती है? इंदिरा गांधी ने ऐड की थी. इसने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया. इसी को 42nd अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है. सोशल सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये 3 सब इसने ऐड किए थे. आर्टिकल 352 वाज अमेंडेड टू प्रोहिबिट द आर्मर्ड रिबेलियन एज वन ऑफ द सर्कमस्टेंसेस ऑफ डिक्लेयर ऑफ इमरजेंसी. 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, ये क्या कहती है? इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज रिसीव कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी स्टेटस एंड लेजिटिमेसी. उसके बाद 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 का कहती है, इस एक्ट ने ऐड किया आर्टिकल 338A को एंड प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स. 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 क्या कहती है? अमेंडेड द एंटी डिफेक्शन लॉ एंड मेड अ प्रोविजन दैट द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द स्टेट एंड गवर्नमेंट सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कैनॉट बी मोर देन 50% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा एंड द रिस्पेक्टिव विधानसभा. 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 क्या कहता है? टू रिजर्व द सीट्स फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस बिसाइड्स द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशंस अदर देन द रिजर्व्स बाय माइनॉरिटीज. 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहती है 2011 में आई थी. इट अमेंडेड द आर्टिकल 19(1) फर्स्ट वाला, इंसर्टेड ऑफ आर्टिकल 43B इंसर्शन ऑफ पार्ट 9B. दिस अमेंडमेंट गिव कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस टू द कोऑपरेटिव्स. 99th अमेंडमेंट एक्ट 2014 का कहता है it deals with the replacing the collegium system for the appointments of judges of the Supreme Court and 24 high courts, but Supreme Court of India has declared this 99th constitutional amendment act 2014 unconstitutional and void. 100 Constitution Amendment Act 100 Amendment Act 2015 कहता है to give effect to the acquiring of territories by India and transfer of certain territories to Bangladesh in pursuance of the agreement on its protocol. 101 Amendment Act 2016 ने जीएसटी के साथ डील करती है. इसने जीएसटी इंट्रोड्यूस किया था 101 अमेंडमेंट एक्ट ने. 102 अमेंडमेंट एक्ट 2018 क्या करती है? इसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस. 103 अमेंडमेंट एक्ट 2019 क्या करती है? इसने 10% रिजर्वेशन कोटा दिया था इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सोसाइटी को. 104 अमेंडमेंट एक्ट 2020 एक्सटेंड किया लोकसभा लेजिस्लेशन ऑफ द सीट्स एससी एंड एसटीज की लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज फ्रॉम 70 years to 80 years and remove the reserved seats for Anglo Indian community in Lok Sabha and the State Assembly. Last 105th Constitutional Amendment Act 105th Amendment 2021 ने रिस्टोर किया पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटी टू आइडेंटिफाई एंड स्पेसिफाई सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस. तो जितने भी नोट्स जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें इंडियन पॉलिटी में थे वो सब हमने डिस्कस किए. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर हमारी मेहनत को हमारी वीडियो को आप लाइक करते हैं तो प्लीज इस वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि क्या क्या चीजें हमने ओवर ऐड करनी चाहिए या क्या क्या चीजें हमने थोड़ी सी बीच में मिस्टेक पॉइंट होगी तो माफ करिएगा. आपने अपनी तरफ से कोशिश की आपको बिल्कुल एक्यूरेटली वही प्रिसाइज नोट्स दिए जाएं, वही चीजें आपको समझाई जाएं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके. और हाँ, अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए. आपको इस वीडियो से पॉलिटी के सेक्शन में आपको जरूर क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे. ये मेरा दावा रहा आपके साथ. थैंक यू.